फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो व्हेन अ बॉडी, व्हेन ए सरफेस इज ए कांटेक्ट विद अनदर सरफेस, मतलब मान लो कि एक बॉल इस सरफेस के ऊपर है, दिस इज द सरफेस। तो व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द मोशन। मतलब ये बॉडी अगर इधर चलने के लिए, ये इस सरफेस के ऊपर अगर इधर चलना है इसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मोशन अगर इधर है तो इस डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा डायरेक्शन पे। ठीक है। अब ये फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। एक है फ्रिक्शन को अगर मान लो, फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन किया गया है ना, जब दो सरफेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब एक सरफेस के ऊपर और एक खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब उसका कोई मोशन नहीं है, तो तब काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और जब ये मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो उसमें काम करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज अ टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोग क्या होता है, और यहाँ पे तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइड, यहाँ दो टाइप का होता है, दो या तीन टाइप का होता है। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होता है, एक होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन पे आता है। तो फ्रिक्शन का कुछ अपना लॉ है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ये बॉल रोल कर रहा है, तो मोशन इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है। ऑपोजिट सरफेस के ऊपर, दो सरफेस में ये अगेंस्ट द मोशन ये काम करेगा। ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो कंसेप्ट है, मतलब इसका जो लॉज वगैरह होता है, वो है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर मोशन इधर काम कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा, अगर ये बॉडी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ है ये फ्रिक्शनल फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है कि ये दो सरफेस का मटेरियल क्या है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दिस टू सरफेसेस। ठीक है। एंड ये सरफेस का कंडीशन कैसे है, दो सरफेस का कंटेक्ट में है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टू सरफेसेस। मतलब इफ द सरफेसेस आर वेरी रफ, देन द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस। तो साइकिल चलाने जाओ तो देखोगे कि अगर रास्ता स्मूथ है तो जितना जितना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं है। अगर रास्ता इज वेरी रफ, देन यू हैव टू क्रिएट मोर फोर्स ऑन द पैडल। तो पैडल पे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो ये हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस दोनों चीज के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो वेट है ये नीचे की तरफ mg वर्क कर रहा है, तो इसका रिएक्शन ऊपर के ऊपर ऐसे ऐसे ऐड करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग ये ले लेते हैं एफ मोशन इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ये तो खैर अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एस, ये म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस इक्वल टू, स्टैटिक फ्रिक्शन बता रहे हैं, स्टैटिक। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल
के मतलब कि तुम्हारा ये नॉर्मल के साथ, इसका नॉर्मल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए है, तो यहाँ पे आ जाता है म्यू एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें इसको इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। और ये अगर स्टैटिक ना होकर अगर ये मूव करने लगा तो यही होगा एफ के, एफ काइनेटिक इक्वल टू, ये भी वेरीज एज एन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन से परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो म्यू के, तो एफ के हो जाएगा म्यू के टू एन। तो यहाँ तो एन खैर छोड़ो, यहाँ एन तो एम जी, एन इक्वल टू एम जी है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का तुम वैल्यू कैसे निकालोगे। अच्छा, तो इसमें देखा जाएगा कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा होता है, क्योंकि तुम अगर एक साइकिल को ले लो तो साइकिल स्टार्ट करने के समय देखना जितना जितना पेडल में फोर्स करना पड़ता है, अगर साइकिल एक बार शुरू हो गया ना, चालू हो गया ना, तो उसमें तब उतना पेडल में फोर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनिशियली उसको साइकिल को स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करना पड़ता है। तो उसलिए देखो वहां प्रेशर फोर्स ज्यादा लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, और इसमें और इस तुम्हारा और एक बात बता, ये इसमें बोल सकते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, इसलिए गाड़ी का चक्का जो है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, कम है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहां पे आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन is a self adjusting force, मतलब it can control itself, ये अपने आप को कंट्रोल करता है। कैसे देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पे है इस सरफेस के ऊपर, तो यहां पे मान लो अभी पहले हम यहां पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा इधर 2 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा 2 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ 2 न्यूटन के जगह 3 न्यूटन लगा दो, अगर फिर भी मूव नहीं हुआ तो तब फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन लगाया है, अब 3.1 न्यूटन लगा दो, तो ये अबाउट टू मूव हो गया। अबाउट टू मूव हो गया मतलब ये चलने के क्रम पे खड़ा है, मतलब चलना शुरू नहीं किया, लेकिन स्थिर भी नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है, इसी को कंडीशन को कहते हैं अबाउट टू मूव। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम करता है उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग ऐसे ऐसे देखा गया ना, तो यहाँ 2 न्यूटन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया यहाँ, तो ये 3 न्यूटन भी जब इसको फोर्स लगा रहे हो तब भी इसको अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। और 3.1 न्यूटन में ये चलने का अबाउट टू मूव हुआ है, तो वही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का ऐसे ही हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, और अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन पे है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मोशन इधर है, मोशन इधर, मोशन। ठीक है, अबाउट टू मूव कर रहा है ये, मतलब मूव करने के ऊपर एकदम अबाउट टू मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो तब जब फ्रिक्शन काम करेगा उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को अगर वेक्टर समेशन कर लो पैरेललोग्राम लॉ से, तो इसमें ये दोनों वेक्टर से
ये दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करने के बाद ये आएगा, देखो रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन। तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का बीच का जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो इसमें हम लोग आर को क्या एन को क्या लिख रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट डिवीजन से एन को लिख रहे हैं आर, एन हो गया आर कॉस थीटा, और एफ एस हो गया आर साइन थीटा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है। तो म्यू एस कितना आएगा ना, म्यू एस आएगा एफ एस बाई एन, और म्यू एस इक्वल टू आ जाएगा एफ एस मतलब आर साइन थीटा, और एन मतलब आर कॉस थीटा। तो म्यू एस इक्वल टू आ गया tan थीटा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहीं पता हो गया तो वो सरफेस का हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता चल जाएगा। Angle of repose, the angle of inclination of a plane such that a body resting on the plane is just sliding down under the action of its own weight is called the angle of repose। मतलब एक ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट लाइंग इन दिस इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और ये हो गया उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा है कि ऐसा ऐसा रखे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो इंक्लाइन प्लेन पे है अपने वेट के लिए is about to sliding downwards, then this angle is called the angle is repose। मतलब जिस एंगल के लिए ये अपना वेट के कारण, ठीक है, अपना वेट के कारण ये अबाउट टू मूव हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग, ये एंगल को फिर बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट का mg वेट डायरेक्ट नीचे इधर काम कर रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला दो कंपोनेंट। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसका कारण क्या है, इसको खींच के नीचे ला दो, फिर ये एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये टोटल एंगल आ गया 90 डिग्री, तो ये अल्फा हो गया। तो mg का दो कंपोनेंट, एक हो गया mg cos अल्फा, एक हो गया mg sin अल्फा। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos अल्फा, और ये अबाउट टू मूव है, अबाउट टू मूव है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, और mg ये इसके कारण ये नीचे नीचे उतरेगा, और ये एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकेगा। तो ये दोनों सेम एट द अबाउट टू मूव है, मतलब ये दोनों अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन पे है, तो ये फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये कंपोनेंट सेम है, तो एफ एस को हम लोग लिख रहे हैं एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो म्यू हम लोग का कितना आता है, म्यू एस स्टैटिक आता है कितना ना, एफ एस बाई एन, तो कितना आ गया, एफ एस मतलब एम जी सॉरी साइन थीटा साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा बाई एम जी कॉस अल्फा, और म्यू एस इक्वल टू आ गया, देखो एम जी कट गया तो आ गया tan अल्फा, ठीक है।